देखिए, आज देखेंगे मोटरयान अधिनियम की धारा जो 42 है आपकी राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष रूप से संबंधित है। जो राजनयिक अधिकारी होते हैं उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ये कहता है इसमें पहला क्लॉज कहता है जहां किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसिल अधिकारी अथवा उसकी ओर से धारा 41 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है, वहां उस धारा की उपधारा 3 और 6 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान को ऐसी रीति से और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर्ड करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा उपधारा 3 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए तथा उन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस यान पर प्रदर्शित करने के लिए उसे एक विशेष राष्ट्रीयकरण चिन्ह देगा तथा इस बात का प्रमाण पत्र जिसे इस धारा के पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कहा गया है देगा कि यह कि वह यान इस धारा के अधीन रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई यान जब तक किसी राजनीतिक अधिकारी अथवा कौंसिल अधिकारी की संपत्ति बना रहता है इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर्ड किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा। सिंपल सी कोई बात नहीं लिखी, बस सिंपल सा लिखा है कि अगर जो राजनयिक अधिकारी वगैरह होते हैं उनके लिए जैसा कि केंद्र सरकार ने नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार क्या किया जा सकता है, आवेदन किया जाएगा 41(1) के तहत। बस आवेदन किया जाता है और आवेदन किए जाने के बाद उनको एक विशेष प्रकार की अनुज्ञप्ति दी जाएगी, एक विशेष चिन्ह दिया जाएगा। कुल मिला के बस इतना है कि विशेष चिन्ह, एक चिन्ह जो है या पहचान चिन्ह वगैरह जो है इनको दी जाएगी गाड़ी पे, जिससे अलग समझ में आएगा कि ये जो गाड़ी है राजनयिक जो अधिकारी वगैरह है कुल मिला के सरकारी गाड़ी है, इस तरीके का जो है क्या होगा, इस तरीके का चिन्ह वगैरह एक प्रदान किया जाएगा। और अगर वो किसी राजनयिक अधिकारी के कब्जे में है जब तक उसके अधीन रहती है तो ये कह रहा अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लायक नहीं रहेगी, मतलब उसी समय तक रहेगी जब तक वो अधिकारी है। और ऐसा नहीं कि उसको किसी अन्य नाम से या अन्य जगह उसको रजिस्ट्रीकृत कराया जाए, तो स्पेशली उन्हीं के लिए रजिस्ट्रीकृत रहेगी। तो इसमें कोई ऐसा नियम वगैरह नहीं बताया कि कोई अलग से नियम है इनके लिए, अलग से कोई आवेदन किया जाएगा। नॉर्मली उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति जैसे होता है 41 धारा के तहत आवेदन करते हैं फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में आवेदन किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने जो नियम बना है उनके अनुसार क्या है, इन्हें एक विशेष पहचान चिन्ह के साथ अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। विशेष पहचान चिन्ह के साथ क्या की जाएगी, अनुज्ञप्ति प्रदान, विशेष पहचान चिन्ह के साथ अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। और कब तक बनी रहेगी, जब तक वो अधिकारी के कब्जे में ये गाड़ी बनी रहती है तब तक वो अनुज्ञप्ति बनी रहेगी और किसी अन्य उस देश में मतलब उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसी के लिए दी जाएगी। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसिल अधिकारी की संपत्ति नहीं रहता है तो इस धारा के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी प्रभावी नहीं रहेगा और तब धारा 39-40 के उपबंध लागू होंगे। तो कुल मिला के ये कह रहा है उनकी पद अवधि तक के लिए ही ये लाइसेंस रहेगा। अगर जब तक वो संपत्ति उस राजनयिक अधिकारी की रहती है तब तक ही वो वाहन क्या है उनके नाम से रजिस्टर्ड रहेगा। उसके बाद इस तरीके से अगर वो संपत्ति नहीं रहती है तो वो वाहन भी रजिस्ट्रीकृत नहीं रहेगा, फिर यानी वो उपबंध लागू नहीं होंगे उस पर। फिर आगे जाके धारा 39 और 40 के उपबंध लागू होंगे। तीसरा कहता है केंद्र सरकार राजनयिक अधिकारियों कौंसिल अधिकारियों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसे यानों को रजिस्ट्रीकृत करने के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उस प्रारूप के बारे में जिसमें ऐसे यानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र दिए जाने हैं उस रीति के बारे में जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उन यानों के स्वामियों को भेजे जाने हैं, ऐसे यानों के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के बारे में नियम बना सकेगी। देखिए इसमें कुछ ऐसा कुछ प्रक्रिया तो लिखी नहीं है, सीधा सीधा बस ये बताया है कि इन लोगों के जब वाहनों का रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा तो उस प्रक्रिया के साथ जो केंद्र सरकार विहित करेगी उस प्रक्रिया के अनुसार
उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र वगैरह है उनको इनके पास भेजा जाएगा। जो भी प्रक्रिया केंद्र सरकार ने, प्रक्रिया कौन निर्धारित करेगा? बस केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो भी प्रक्रिया विहित करे उस प्रक्रिया के अनुसार इन्हें प्रदान किए जाएंगे। कोई चयन चिन्ह वगैरह जो भी देना चाहे केंद्र सरकार अगर निश्चित किया हो तो उस तरीके से इनको प्रदान किए जाएंगे, और जो नियम केंद्र सरकार ने बनाए हो उन्हीं के अनुसार इनको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नियम कौन बनाए? केंद्र सरकार। तो सीधे सीधा भाषा लिखा है इन्होंने, कोई कौन से नियम है क्या है कुछ नहीं लिखा, बस सीधा लिख दिया है कि केंद्र सरकार जो भी नियम तय करेगी उसके अनुसार कुल मिला के इन्हें प्रदान की जाएगी। चौथा कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजनयिक अधिकारी या कौंसिल अधिकारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत जिस केंद्र सरकार ने उस रूप में मान्यता प्रदान की है, और यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति ऐसा अधिकारी है या नहीं तो उस प्रश्न पर केंद्र सरकार का निश्चय अंतिम। अब ये कह रहा भैया ये अधिकारी कौन होंगे, इसका निर्धारण भी कुल मिला के जिनको केंद्र सरकार ने इस अधिकारी के रूप में घोषित कर रखा हो। अगर कोई प्रश्न उठता है कि भाई ये राजनयिक अधिकारी नहीं है तो इसका निर्धारण भी कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो बस एक ही शब्द है यहाँ तो, केंद्र सरकार, है ना। कोई प्रक्रिया प्रक्रिया होती है, मतलब जो प्रक्रिया जो तय करेंगे वो होगी, लेकिन यहाँ एक्ट में अपने को कोई प्रक्रिया नहीं बताई, अपने तो बस इतना बताया कि जो केंद्र सरकार करेगा वैसे ही प्रक्रिया वैसे ही नियमों के अनुसार इन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको कि जो राजनीतिक अधिकारी कौन होंगे या राजनयिक कह लो राजनीतिक कह लो, जो अधिकारी कौन होंगे उसका निर्धारण भी केंद्रीय सरकार करेगी। वो कभी ये प्रश्न उठता है कि राजनीतिक अधिकारी नहीं है या राजनयिक अधिकारी नहीं है तो उसका निर्धारण भी कौन करेगा? उसका निर्धारण भी केंद्रीय सरकार करेगी कि ये राजनयिक अधिकारी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी इसका भी निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अब देखिए 43 सेक्शन जो है अस्थायी रूप से दिए जाने की बात कहता है। 43 जो है अस्थायी, कुछ अवधि के लिए, अस्थायी अनुव्यक्ति से संबंधित है। 43 रजिस्ट्रीकरण से, अनुव्यक्ति नहीं रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। देखिए ये कहता है धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर यान का स्वामी, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या अन्य प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए मोटर यान को अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड करने के लिए आवेदन कर सकेगा, और प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण या अस्थायी प्रमाण पत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ऐसे नियमों के अनुसार जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाए जारी करेगा। परंतु जहां राज्य सरकार ऐसे किसी मोटर यान को जो अस्थायी रूप से राज्य के भीतर चलता है रजिस्टर्ड कर सकेगी, और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए 1 माह की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी कर सकेगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि धारा 40 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी मोटर यान का स्वामी, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अनाधिकार प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार विहित करे किया जाए मोटर यान का अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड करने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो आवेदन तो ये जानते ही आप कौन करेगा? जो भी मोटर स्वामी होगा उसका वो कर सकता है। उसको करेगा जो भी प्राधिकारी हो, सक्षम प्राधिकारी हो, जैसे नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार कुल मिला के अस्थायी रूप से क्या कर सकता है? वो चाहता है कुछ अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो कुछ अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके लिए जैसे भी राज्य सरकार ने नियम बनाए हो उसके अनुसार वो क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता हो। किस फॉर्मेट में होगा? जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो फॉर्मेट केंद्र सरकार ने निश्चित किया है उस फॉर्मेट में उसको आवेदन वगैरह जो है करना पड़ेगा। परंतु कहता है कि अगर परंतु राज्य सरकार चाहे अस्थायी रूप से किसी वाहन का अपने राज्य में जो है चलने के लिए तो 1 माह से अनधिक अवधि के लिए, 1 माह, ये थोड़ा याद रखना, 1 माह के लिए राज्य सरकार जो है अस्थायी रूप से जो वाहनों का क्या कर सकती है? राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए 1 माह की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रीकृत चिन्ह जारी कर सकती है। तो ये 1 माह की अवधि याद रखना है कि राज्य सरकार जो है 1 माह की अवधि के लिए अपने राज्य में जो है अस्थायी रूप से जो है वाहनों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए रजिस्ट्रीकरण कर सकती है, और उसके लिए कोई चिन्ह स्पेशल जो भी होता हो वो चिन्ह या पहचान चिन्ह दे सकती है। टेम्परेरी वाले रजिस्ट्रेशन है, कुछ अवधि के लिए दिए जा सकते हैं। तो 1 माह की अवधि इसमें है, राज्य सरकार चाहे तो 1 माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से वाहनों को रजिस्ट्रीकृत कर सकती है। बस इतना याद रखना है, राज्य सरकार चाहे तो 1 माह की अवधि के लिए वाहनों को रजिस्ट्रीकृत अपनी स्टेट में कर सकती है, और उसको जो भी पहचान चिन्ह वगैरह हो वो दे सकती है। अब देखिए 44 सेक्शन 44 कहता है रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किए जाना।
ये कह रहा है भाई वाहन भी प्रस्तुत करना पड़े, यान का प्रस्तुत किया जाना, यान का प्रस्तुत। अब ये नियम तो भैया ये तो पहले भी था अभी भी है। ये नियम तो आप जानते हैं कैसा नियम है, लिखा है कि प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आपने देखा भी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन का तो वाहन ले जाना पड़ता, क्यों ले जाना पड़ता, रीजन उसका वही होता है, इंजन का चेसिस वगैरह आपने देखा होगा वो फॉर्म ले, उसके उसके बाद क्या करते हैं, उस फॉर्म पे वो कागज रखते हैं, वो पेंसिल से रगड़ते हैं तो उसको उभर आता है, तो उस वजह से उसको ले जाना जरूरी होता है। तो उसी के बारे में है कि जब आप वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको वाहन आरटीओ में ले जाना पड़ता है, क्यों, ताकि उसका इंजन चेसिस नंबर वगैरह जो भी होते हैं गाड़ियों में वो मिला लिए जाए, मिलान कर लिया जाए, है ना। जो आपके आपने खरीदा है तो उसमें लिखा रहता है, फिर इंजन से मिला ली जाएगी वाकई में ये वही गाड़ी है कि नहीं, है ना। तो इंजन चेसिस वगैरह नंबर से पहचान हो जाती है, इसीलिए ले जाना जरूरी होता है, खुद करना जरूरी होता है। एक आध दिन आपको बुलाया जाता है, उस दिन आपका मुझे सब नंबर ले लिए जाते हैं। तो ये कह रहा है उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर यान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। अब ये वाली शर्त क्या जोड़ दिया है कि अगर पहली बार आप खरीद रहे हैं, उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर यान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। नहीं होगी लिखिए ना, इंग्लिश में और देखिए। हाँ, तो ये कह रहा है नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, क्यों नहीं लिखा, डीलर की वजह से कह रहे डीलर, एक मिनट, डीलर ही है। डीलर की तरफ से अगर आप खरीदते हैं, डीलर डीलर की तरफ से अगर आप खरीद रहे हैं तो ये कह रहा है उसको प्रस्तुत करना आवश्यकता नहीं होगी। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब नया नियम आपने पढ़ ही लिया है कि अगर गाड़ियां जब खरीदेंगे आप तो सीधे सीधे डीलर के वहां से ही रजिस्टर होकर आपको मिलेंगी। इसीलिए ये कह रहा है कि अगर आप डीलर से खरीदते हैं, पहली बार खरीद रहे हैं गाड़ी, आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदी है, तो फिर आपको उधर आरटीओ में ले जाने की उसको जरूरत नहीं है। तो डीलर से अगर आप खरीद रहे हैं तो वहां पे उस अवस्था में आपको जो है आरटीओ में इसके जो प्राधिकारी होता है, आरटीओ नहीं कहेंगे अपन, इसमें कहेंगे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष जो है आपको गाड़ी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अब वहीं से होने लगे ना। अभी ऊपर अपन पहले पढ़ के नियम आए कि जो रजिस्ट्रेशन होंगे कहाँ होंगे, डायरेक्टली वहीं से हो जाएंगे। अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं और अब गाड़ी आपको जो है डीलर ही करा के देगा, जो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब डीलर करा के देगा आपको। हालांकि करेगा तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, लेकिन करा के डीलर देगा। ये ऐसी अवस्था में वो कह रहा है कि ऐसी अवस्था में फिर आपको रजिस्ट्रीकरण जो प्राधिकारी है उसके समक्ष गाड़ी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अब दूसरा देखिए इसमें क्या कहते हैं। दूसरा कहता है उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए, कोई व्यक्ति जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। यहाँ भी ये नहीं होगी क्या गलत है क्या? अब ये कह रहा है उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, कोई व्यक्ति जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। तो ये भी कह रहा है, यहाँ भी इसमें ये लिखा है प्रस्तुत करने की अपेक्षा, इसको एक बार और देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। ये क्या कह रहा है कि भाई जो वाहन है जो आपने खरीदे हैं किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, अगर आपने रजिस्ट्रीकरण क्या कहते हैं या उसको दोबारा किसी और से खरीदा है तो आप रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। तो आवश्यकता नहीं है वाहनों को जो है आप जो रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी है उसके समक्ष पेश करने की। आपने खरीदा है, किसी और से खरीदा है, सेकेंड हैंड भी खरीदा है, तो ये धारा तो यहाँ ये कह रही है कि उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट, ये दो में 2019 द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया है, पहले था
हाँ पुराना था पेश करने वाला, अब इन्होंने 2019 में चेंज कर दिया। 2019 में इन्होंने ये जो बाध्यता थी जो पेश करने की, उसकी पूरी इस धारा को प्रतिस्थापित कर दिया। पहले जो था कि पेश करना पड़ता था, आपको उसके पास ले जाना पड़ता था, उन्होंने ये बाध्यता अब 2019 में खत्म कर दी है। अब उन्होंने कह दिया कि वाहन को ले जाने की आवश्यकता नहीं, आप केवल आवेदन कर आओ, बस इतना पर्याप्त है। वाहन को जो है रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी के पर समक्ष जो है ले जाना आवश्यक नहीं है, उसको पेश करना आवश्यक नहीं है। ये 2019 में किया है इन्होंने। अब देखिए 45, तो आपको वाहन ले जाने की कुल मिला के आवश्यकता नहीं है, बस आप आवेदन कर आइए, उतना ही पर्याप्त। अब सेक्शन है 45, ये कह रहा है रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से इंकार। ये नवीनीकरण से इंकार की बात कह रहा है, नवीकरण या नवीनीकरण, नवीकरण से इंकार। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने से या किसी मोटर यान परिवहन यान से भिन्न की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करने से उस दशा में इंकार कर सकता है यदि इन दिनों में किसी भी दशा में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान चुराया हुआ है, या वह यान यांत्रिक रूप से खराब है, या वह इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है, या यदि आवेदक यान के किसी पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या यथास्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन में गलत विशिष्टियां देता है और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस आवेदक को जिसके यान के रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है या जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर किया गया है, ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसे इंकार या नामंजूरी के कारणों सहित देगा। कि सिंपल से कारण है। पहला कारण तो ये बता रहा है कि सबसे पहले क्या है इस बाबत कब इंकार करेगा, जब रजिस्ट्रीकरण करने का कारण है कि चुराया हुआ है, उसको ये लगता है कि चोरी का है ना, उसको ये लग रहा है कि ये वाहन जो है चोरी का है। दूसरा उसको लगता है कि जो अनुज्ञप्ति की जो भी शर्तें वगैरह हैं उनका पालन आपने नहीं किया है, या फिर गलत जानकारी दी है, जो आवेदन में जो जानकारियां दी जाती है ना, कोई गलत जानकारी दी है, या आपने जो शर्तें वगैरह होती है उनका पालन नहीं किया उस अवधि के बीच जब आपको लाइसेंस दिया गया था, तो शर्तों वगैरह का पालन नहीं किया था, या कोई विशिष्ट अपेक्षाएं होंगी आपसे, तो विशिष्ट शर्तें होंगी उनका आपने पालन नहीं किया है। तो इन सब अवस्थाओं में वो क्या कर सकता है, आपको वाहन की जो है नवीकरण करने से इंकार कर सकता है। अगर वो इंकार करता है तो इंकारी के कारण वो आपको बताएगा, और बताने के बाद क्या है लिखित में क्यों आपको इंकार कर रहा है, तो वो जो भी कारण है जिस भी वजह से वो इंकार कर रहा है उस वजह से के कारणों को आपको लिखबद्ध करके देगा भी, कि भाई इस वजह से, या उसे लगता है कि आपने शर्तों की पूरा नहीं किया, या आपने आवेदन ठीक से नहीं किया, या आपने आवेदन में कोई चीज छिपाई है या गलत चीज डाली है, या मान लो चोरी का है, जैसा भी उसको लगता है, जो भी उसको लगता है वो कारण आपको लेखबद्ध करके वो दे देगा कि भाई इस वजह से वो है आपका नवीनीकरण करना नहीं चाहता। ठीक है, अब देखिए 46 कहता है रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता। ये कह रहा है कि भाई रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता, तो इसमें भारत लिख लीजिए बस, भारत। ये पूछा जा सकता है, सेक्शन है, सेक्शन ही पूछा जा सकता है। ये कहता है धारा 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे मोटर यान की बाबत जो किसी राज्य में इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, यह अपेक्षित न होगा कि उसे भारत में अन्यत्र रजिस्टर्ड कराया जाए, और ऐसे यान की बाबत इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया यह प्रबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भारत में सर्वत्र प्रभावशील होगा। मतलब एक स्टेट में हो गया तो जरूरी नहीं कि फिर आप जितनी स्टेटों में जाओगे हर स्टेट में उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर एक स्टेट में रजिस्टर्ड हो जाता है आपका वाहन, तो मतलब जो लाइसेंस है आपका वो हर जगह मान्य होगा, मतलब पूरे भारत में उसका वैलिडिटी होगी एक तरीके से। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है पूरे इंडिया, ऑल इंडिया में क्या माना जाएगा, प्रवर्त रहेगा, माना जाएगा। आपने चाहे एमपी में कराओ, गाड़ी कहीं भी चला सकते, ऐसा नहीं कि एमपी में करा लिए तो भाई यूपी नहीं ले जा सकते, बोले हमारा बोले रजिस्ट्रेशन वहां का नहीं है बोले,
नहीं कहीं भी ले जा सकते, वो सब जगह क्या है मान्य होगा। तो यही कहा गया है इसमें। तो सेक्शन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि किस सेक्शन में कहा गया, 46 में कहा गया है। अब देखिए सेक्शन 47, इसको भी समझ लीजिए। ये कहता है दूसरे राज्यों को ले जाए जाने पर नवीन नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना। अब ये ट्रांसफर की बात कह रहा है कि आप अब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं वाहन के भैया, वहां पे हम रखेंगे। आप जैसे कई लोग खरीद लाते ना गाड़ियां दूसरी स्टेट से, बोले तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप दूसरी स्टेट से खरीद के लाते हो, यहाँ रहते तो फिर उसके बारे में क्या प्रक्रिया होगी, क्या वही मान्य रहेगा या वही चलता रहेगा। अब इसमें देखिए, इसमें पहला कहता है जब कोई मोटर यान जो एक राज्य में रजिस्ट्री रहता है और दूसरे राज्य में 12 माह से अधिक अवधि के लिए रखा गया है, तब उस यान या स्वामी नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के लिए ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारिता में वह यान उस समय और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तो ये अवधि ये कह रहा है, ये कौन सी वजह है कि 12 माह की अवधि, मतलब लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल तक आप अपने कोई स्टेट से ले आए, मान लो यूपी से ले आए, दिल्ली से ले आते लोग वक्त, तो दिल्ली से ले आए आप वाहन खरीद के और अब 1 साल से यहाँ रखे हैं, तो ये कह रहा है फिर उसका आपको अपने स्टेट में जहां आप रहते हैं उसका पुनः रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। कुल मिला के इनको टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से रजिस्टर, अगर आप उस गाड़ी कोई दूसरे स्टेट से खरीद के लाते हैं और 12 माह तक अपने पास रखे रहते हैं, अपनी स्टेट में रखे रहते हैं, अपने घर पे रखे रहते हैं, तो जहां भी आप रहते हैं, मतलब जो भी जिस भी आरटीओ के वहां रहते हैं आप, जहां भी जो भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है आपके समक्ष जिसकी अधिकारिता में आप आते हैं, वहां क्या करना पड़ेगा आपको, दोबारा कह लीजिए या पुनः कह लीजिए, उसका आवेदन करना पड़ेगा, काय का, रजिस्ट्रेशन कराने का। परंतु लेता है, परंतु लिखा है इसमें, परंतु इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा। अब ये कह रहे हैं कि आवेदन करेंगे तो भाई क्या क्या लगाना पड़ेगा, एनओसी वगैरह लगती है इसमें। पहला लिखा है धारा 48 के अधीन अभिप्राप्त अपेक्षित न होने का प्रमाण पत्र, आक्षेप ना होने का, वही एनओसी, आक्षेप ना होने का। सबसे पहला तो जब अगर आप अदर स्टेट से लेके आते हैं तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है, तो एनओसी चाहिए आपको, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले तो एनओसी चाहिए आपको, उस दूसरे स्टेट से जहां से भी लाओगे उधर की एनओसी लेना पड़ेगी। दूसरा, उस दशा में जहां ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, वहां अगर ऐसा एनओसी वगैरह नहीं है, वहां कह रहा है धारा 48 की उपधारा 2 के अधीन प्राप्त रसीद, कोई रसीद वगैरह है हो आपको, जो वहां से आप मान लो एनओसी नहीं हो पाती तो आप खरीद के लाए हो ना, तो वो रसीद वगैरह जो भी हो वहां से कटा के लाए होगे, वो रसीद लगेगी। दूसरा कहता है यदि यान के स्वामी ने इस निमित्त आवेदन धारा 48 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा है, तो उसके द्वारा प्राप्त डाक रसीद, ये क्या कह रहा है, यदि यान के स्वामी द्वारा अगर आपको वो डाक वगैरह से जो भेजा गया है, कागज वगैरह जो भी भेजे जाते हैं, तो उसकी जो रसीद प्राप्त होती है, डाक की जो रसीद प्राप्त होती है कि वो भेज दिए गए, अगर मान लो किसी कारणवश नहीं आ पाए तो जो डाक की रसीद होती है उससे भी काम यहाँ चल जाएगा। क्या हम इनको जो भेजा था, तो जो रसीद होती, स्लिप होती डाक की कागज वगैरह भेजने की, तो वो वाली स्लिप भी लगाना पड़ेगी। अगर अगर नहीं पहुंचे कागज तो वो स्लिप से काम चल जाएगा। जिसके साथ यह घोषणा होगी, ऐसे केवल स्लिप से काम नहीं होगा, उसमें घोषणा भी लगाना पड़ेगी होगी कि उसे ऐसे प्राधिकारी से ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे ऐसे प्रमाण पत्र दिए जाने से इनकार किया गया है, या उसने ऐसे किसी निर्देश का पालन करने की अपेक्षा की गई हो जिसके अधीन ऐसा प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। तो उसमें कुल मिला के घोषणा होगी जिसमें ये लिखा रहेगा कि भाई इस तरीके का कोई इन पर रोक टोक नहीं है, ना ही ऐसी कोई अपेक्षा की गई कि जवान जो है अब बेच नहीं सकते, या मतलब जो भी उसमें शर्तें होती हैं, तो उसके बारे में उस घोषणा करना पड़ेगा, उसमें एक घोषणा होगा, है ना। तो एक घोषणा, अगर मान लो ये घोषणा कब होगी, ये घोषणा तब होगी जब केवल रसीद आप भेज रहे हैं, तो घोषणा, एक घोषणा प्रमाण पत्र उसके साथ देना पड़ेगा कि जो घोषणा दे रहा है मेरी जो जानकारी वगैरह हमारी तरफ से सही है और इसमें कोई रोक टोक नहीं है, वाहन में ऐसी कोई केस का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ये सारी चीजों की घोषणा उसमें होगी। परंतु लिखा है, परंतु यह और की ऐसे मामले में जहां मोटर यान अवक्रय पट्टा अडवान करार के अधीन धारित है,
वहां इस उपधारा के अधीन आवेदन के साथ उस व्यक्ति का आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र होगा जिससे ऐसा करार किया गया है, और ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ ऐसा करार किया गया है ऐसे प्रमाण पत्र अभी प्राप्त करने की बाबत धारा 51 के उद्भवन जहां तक हो सके लागू होंगी। अब ये कह रहा है कोई एग्रीमेंट वगैरह के अधीन था, किसी के एग्रीमेंट थी गाड़ी, किसी के पट्टा थी, इस तरीके का अगर थी गाड़ी, आपने मान लो कोई गाड़ी किसी को लीज पे दे रखी थी, उसके बाद फिर अब उसके स्वामी ने आपको बेच दी, तो ये कह रहा है जिसको लीज पे दी थी उसका भी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको चाहिए कि भैया हमारा जो एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब ये बेचने के लिए स्वतंत्र है ना, तो उनका भी अनापत्ति प्रमाण पत्र कुल मिला के चाहिए, इसका उनका भी इस तरीके का ऑब्जेक्शन एनओसी कुल मिला के एनओसी उनकी भी चाहिए कि भाई हमारी तरफ से अब कोई मैटर नहीं बचा स्वामी और उनके बीच में। तो अगर कोई ऐसा वाहन था जो पहले किराए से चलता था, पट्टे पर चलता था, किसी समुदाय के अधीन चलता था, तो जो थर्ड पर्सन है कुल मिला के जिसने उसको पट्टे वगैरह पे ले रखा था, उसकी भी कुल मिला के आप ये मानो कि एनओसी आपको लगेगी कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कोई अब इसमें रोक टोक नहीं है कि भाई विक्रय विक्रय हमारा जो था सब मैटर निपट गया, अब ये बेचने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा कहता है इसका क्लॉज, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसको उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है धारा 62 के अधीन प्राप्त विवरणों का यदि कोई हो ऐसा सत्यापन करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, उस यान पर तब से प्रदर्शित और दर्शित किए जाने के लिए धारा 41 की उपधारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट एक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह उस यान को देगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को आवेदक को लौटाने के पूर्व उस पर वह चिन्ह दर्ज करेगा और उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहार करके जिसके द्वारा वह यान उसने पूर्व रजिस्टर किया था या उस यान के रजिस्ट्रीकरण को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अभिलेखों से अपने अभिलेखों में अंतरित करा लेने की व्यवस्था करेगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि जब आप अब आपका दूसरी स्टेट से जो है इस स्टेट में रजिस्टर्ड हो गया है, तो ये क्या करेगा प्राधिकारी, ये एक चिन्ह वगैरह प्रदान करेगा, एक नंबर वगैरह प्रदान करेगा, है ना, जो भी है। अब जैसे यूपी का यूपी था एमपी हो जाएगा, नया नंबर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन की बात आई, भैया जो इन्फॉर्मेशन थी अब वहां पे स्टेट में वहां भी रजिस्टर्ड था, दो दो जगह रजिस्टर्ड था, तो यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, तो इसकी सूचना जो वहाँ के जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को मिला के सक्षम प्राधिकारी कह लीजिए, उसको ये अपनी सूचना भेजेगा कि ये वाहन जो है इधर रजिस्टर्ड हो चुका है ना, इस नाम का वाहन था पहले, अब इस नंबर से इसको इस स्टेट में क्या है रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया। तो इसकी सूचना जो पहले जहाँ रजिस्टर्ड हुआ था वहां के जो है आरटीओ वगैरह में होता है, तो वहां पे के आरटीओ वगैरह में क्या कर देगा, इसकी सूचना या जानकारी भेज देगा, समस्त जानकारी है जो यहाँ पे हुई है। तो ये ताकि बेमेल ये इसलिए भेजी जाती है ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे अलग नाम से अब हुआ अब यहाँ अलग हो गया और दोनों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ताकि वो दिक्कत ना आए बाद में कभी जब कोई कोई अगर दुर्घटना हो या कोई अपराध हो क्राइम हो तो दिक्कत ना आए, इसलिए कुल मिला के जो जानकारियां वो साझा कर लेंगे, एक दूसरे से जानकारियां साझा हो जाएगी। तीसरा कहता है जहां मोटरयान अवक्रय या पट्टा या अडवान करार के अधीन धारित है वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटरयान को उपधारा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के पश्चात उस व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में ऐसे व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है उसके साथ रजिस्ट्री के स्वामी के ने अवक्रय या पट्टा या अडवान करार किया है, उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के तथ्य की जानकारी ऐसे व्यक्ति के उस पते पर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ट है रसीदी रजिस्ट्री डाक से ऐसे व्यक्ति को सूचना भेजिए। व्यक्ति के बारे में कह रहा है अगर करार वाला एग्रीमेंट वाला कोई वाहन था तो उसके मामले में जिससे भी एग्रीमेंट हुआ होगा उसको भी जो है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है उसको भी डाक द्वारा सूचना भेजेगा कि ये फलाने के नाम से ये रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है ना, इसीलिए भेजेगा ताकि कोई आपत्ति होगी तो वो आपत्ति कर सकता है वो व्यक्ति जो भी जिसको भी गिरवी रखा गया था, जिसके साथ भी कोई संपदा वगैरह हुई थी या ऐसी संपदा हुई थी कि भाई आप वाहन बेचेंगे नहीं, हम इसका मतलब हम आपका वाहन है हम चलाएंगे लेकिन आप इसका विक्रय नहीं करें, ऐसी कोई भी संपदा हो तो जो भी व्यक्ति से संपदा हो उसको भी सूचना वगैरह जानकारी वगैरह दी जाएगी। अगला कहता है चौथा, राज्य सरकार धारा 65 के अधीन ऐसे नियम बना सकेगी जिसमें उस राज्य में रजिस्टर ना किए गए ऐसे मोटरयान के स्वामी से जो उस राज्य में लाया जाता है या उस समय जहां यह अपेक्षा की जाए कि वह उस राज्य में भेद प्राधिकारी को उस मोटरयान और उसके रजिस्ट्रीकरण के बारे में ऐसी जानकारी दे जैसा भेद किया जाए। ये कह रहा है नियम के बारे में
कि राज्य सरकार इस बारे में नियम बना सकती है कि मोटरयान कब लाया गया, कैसे लाया गया, कौन सा प्राधिकारी होगा। तो बेहद जानकारी के संबंध में जो भी नियम है वो कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है, क्योंकि उनकी स्टेट में वाहन आ रहा है किसी दूसरी स्टेट का। तो इस संबंध में जो भी नियम है वो राज्य सरकार चाहे तो बना सकती है कि किस तरीके से सूचना दी जाएगी, किस तरीके से वाहन आएगा, वो सारी के बारे उन सारी चीजों के बारे में जो है स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है। अगला कहता है पांचवा, यदि स्वामी विहित अवधि के भीतर उपधारा 1 के अधीन आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस कार्रवाई के बदले में जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए 100 रुपए से अनधिक उतनी रकम का जो धारा 7 के अधीन विहित की जाए की अपेक्षा कर सकेगा। परंतु धारा 177 के अधीन स्वामी विरुद्ध कार्रवाई तभी की जाएगी जब स्वामी उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है। ये क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी यदि स्वामी वित्त अवधि के भीतर, मतलब 12 माह की अवधि भैया कि 12 माह तक रखे रहते हो, और अगर आपने जो है आवेदन नहीं किया, मतलब आप घर में रखे हो वाहन और दूसरे स्टेट से खरीद लिया है और उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहे, तो ये कह रहा है उस पर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें लिखा है जुर्माना 100 रुपए का, उसको जुर्माना 100 ही रुपए है। कहाँ है पांचवा, 100 रुपए से अनधिक उतनी रकम को जो धारा 7 उसकी उपधारा 7 के दिन विहित की जाए संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा। तो ये कह रहा 100 रुपए का उसको जुर्माना भी लगा देगा और 177 के तहत कार्रवाई भी करेगा। लेकिन कार्रवाई तब की जाएगी अगर वो जुर्माना नहीं देता है। तो अगर जुर्माना नहीं देता है तो फिर उसके खिलाफ धारा 177 के तहत क्या है, कार्रवाई भी की जा सकती। जो 177 में जो भी हो पनिशमेंट जो भी दिया हो, कि अगर आप बाहर अवैध रूप से रखे, अवैध ही हो जाएगा अगर आप अदर स्टेट से खरीद ला रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उसमें जो भी सजा हो, अगर आप जुर्माना नहीं देता उसका स्वामी, तो फिर उसको उस दंड से दंडित किया जाएगा जो भी खरीद के लाया है। छठवा कहता है जहां स्वामी ने उपधारा 5 के अधीन रकम का संदाय कर दिया है वहां उसके विरुद्ध धारा 177 के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कह रहा है जुर्माना जो है अगर इसने जमा कर दिया तो फिर धारा 177 के तहत उसके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। सातवां कहता है उपधारा 5 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से कुछ विलंब की कालावधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न रकमें में भेद कर, ये कह रहा है पेनल्टी, कि अगर विलंब करता है आवेदन करने में तो सरकार जो है, राज्य सरकार जो है विलंब के लिए अलग अलग रकम है, अलग अलग रकम का मतलब है पेनल्टी। सरकार जो है पेनल्टी तय कर सकती है कि भाई 10 दिन का लेट हुआ तो इतनी पेनल्टी, 15 दिन का लेट हुआ तो इतनी पेनल्टी, 20 दिन का लेट हुआ तो इतनी पेनल्टी, 1 महीने का हुआ तो इतनी पेनल्टी। तो वो पेनल्टी की जो रकमें है राज्य सरकार जो है तय कर सकती है अलग अलग। अब देखिए इसको बताया, अब 48 48 है। ये कहता है आक्षेप ना होने का प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये एनओसी के बारे में, एनओसी। तो ये भी याद रखना सेक्शन भैया एनओसी कहाँ है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए ये क्या कहता है, पहला पहला किसी मोटर यान का स्वामी धारा 47 की उपधारा 1 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के लिए आवेदन करते समय या जहां किसी मोटर यान को उसके रजिस्ट्रीकरण के राज्य से भिन्न किसी राज्य में अंतरित किया जाना हो, वहां ऐसे यान का अंतरक धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन अंतरण की रिपोर्ट प्राप्त करते समय उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने यान को रजिस्ट्रीकृत किया था एक आवेदन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए इस प्रभाव का प्रमाण पत्र, जिसे इस धारा में इसके पश्चात आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र कहा गया है, जारी करने के लिए कहेगा कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यथास्थिति यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में स्वामित्व के अंतरण की विशिष्टियां प्रविष्ट
पुष्टि करने पर कोई आक्षेप नहीं है। ये क्या कह रहा है, यदि कोई नया रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई कुल मिला के नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह वगैरह कोई चाहता है, दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है वाहन को रजिस्टर कराना चाहता है ना, तो ये कह रहा है कि उसके लिए कुल मिला के एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी कहाँ से लेंगे, जिस जिस स्टेट में भी वो रजिस्टर्ड है या जिस जगह भी वो रजिस्टर्ड है, वहां का जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी होता है, रजिस्ट्रीकरणकर्ता प्राधिकारी होता है, उससे आपको ऑब्जेक्ट एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी इस बात की लेनी पड़ेगी कि भैया अगर जहां भी हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसमें कोई आपत्ति उनको नहीं है, आप वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा इसीलिए रहता है कि मान लो कोई, अब एनओसी की जरूरत इसलिए पड़ती है, मान लो कोई टैक्स बाकी है गाड़ी पे, कुछ रकम बाकी है, या बहुत सी चीजें होती है, या कोई अपराध में फंसी है गाड़ी, तो अगर मान लो इस तरीके की बात होगी तो जो अधिकारी है, प्राधिकारी सक्षम, वो मना कर देगा, एनओसी नहीं देगा। हाँ, अगर गाड़ी बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कह देगा कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो वहां करा सकते हो। तो उसी तरीके का एक प्रमाण पत्र इनको लेना पड़ेगा। जब आप गाड़ी लेते हो कहीं से, तो वहां का जो भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है उसके समक्ष आपको एक एप्लीकेशन लिख के, साधारण सी एप्लीकेशन लिख के देना पड़ती है। आप एप्लीकेशन लिख दीजिए कि भैया हमें उस स्टेट में ले जा रहे हैं गाड़ी को, अब आप इस पे एनओसी दे दीजिए। अगर पॉसिबल होता है, पॉसिबल क्या मतलब, अगर उसका कोई कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी पे, दिक्कत यही होती है कि या तो आपका टैक्स बकाया होगा, वो आपके टैक्स भरा लेगा फिर एनओसी देगा, या मान ली सकता है कोई क्राइम है तो फिर वो नहीं देगा कि जो है इस पे अपराध हुआ था और अभी विचारणीय है मामला न्यायालय में, इस तरीके का अगर है तो मना कर देगा। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है तो वो आपको एनओसी जारी कर देगा। तो इस आपको एनओसी की लेनी पड़ेगी जब आप दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो फिर आपको कुल मिला के एनओसी लेनी पड़ेगी। तो कोई मोटा मोटा आप बस इतना याद रखो कि एनओसी लेनी पड़ेगी। दूसरा कहता है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर एक रसीद ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो ये कह रहा है एक रसीद देगा वो, है ना। रसीद भी कैसी होगी, रसीद भी कैसी होगी, केंद्र इसमें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने में एक रसीद रसीद देगा, और रसीद भी कैसे प्रारूप में होगी, प्रारूप वही होगा जो केंद्र सरकार, नॉर्मली वो जो रसीद होती है वही एनओसी कहलाती है। वहां से एक रसीद काट के दे देते हैं जो कि ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। तो जो रसीद वगैरह है वो रसीद काट के इनको दे देगा। तीसरा कहता है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर ऐसी जांच करने और ऐसे आवेदन से ऐसे निर्देशों का जो वह ठीक समझे अनुपालन करने की अपेक्षा करने के पश्चात और आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आवेदक को लिखित आदेश द्वारा संसूचित करेगा कि उसके आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र दे दिया है या इनकार कर दिया है। परंतु कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र देने से तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे कारणों करने के कारणों को लिखित ना कर दे और उसकी एक प्रति आवेदक को ना दे दे। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि 30 दिन के भीतर देगा वो, बस इतना याद रखें, 30 दिन, या तो देगा या मना कर देगा, दो ही बातें हैं। 30 दिन के भीतर या तो वो आपको एनओसी दे देगा या एनओसी देने से इनकार कर देगा। जो भी जांच मैंने बताया ना, जो भी आवश्यक जांच है वो जांच वगैरह करेगा। जब आप एनओसी मांगोगे तो वो वाहन की जांच करेगा। वाहन की जांच का मतलब वाहन के बारे में जानकारी लेगा कि इस वाहन पे कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, कहीं इसका टैक्स तो रोड टैक्स होता ना, कहीं कुछ टैक्स बकाया है तो नहीं है। ये सारी जांचें होती हैं, वो सारी चीजें देखेगा। ये भी जांच में ये भी शामिल होता है कि वाहन दोबारा रजिस्ट्रेशन करने लायक बचा है कि नहीं बचा है, कि इतना बेकार हो चुका है कि अब इसको सुरक्षित रूप से नहीं चलाया जा सकते, दोबारा नहीं करा जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो वाहन से जुड़ी हुई हैं, उसकी वो जांच करेगा। जांच करने के बाद 30 दिन के भीतर या तो अनुज्ञप्ति देगा या इनकार करेगा। इनकार करता है तो वो कारणों को लिखबद्ध कारणों से इनकार करेगा, मतलब किस वजह से इनकार किया वो कारण उसको लिखने पड़ेंगे। चौथा कहता है जहां उपधारा 3 के में निर्दिष्ट जहां उपधारा 3 में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं करता है या आवेदक को इनकार की सूचना नहीं देता है, वहां यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ने आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। ये भी एक नया नियम बनाया भाई, नया मतलब नया है कि एक तरीके से अगर वो 30 दिन के भीतर ना तो आपकी उसने कोई मतलब कुछ कार्रवाई नहीं की, एक तरीके से ना उसने आपको एनओसी दी और ना ही उसने कारण बताया कि आपको एनओसी नहीं दे रहा है, तो मतलब यही नहीं पता है कि दी है कि नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि उसने आपको एनओसी दे दी है। 30 दिन के बाद मान लिया जाएगा अगर वो आपको कारण भी नहीं बताता, इनकार भी नहीं करता है और ना एनओसी देता है ना इनकार करता है,
ना मना कर रहा है और ना दे रहा है, तो उसको मान लिया जाएगा कि उसने आपको एनओसी जारी कर दी है। क्या माना जाएगा कि एनओसी जारी कर दी। कितने दिन के भीतर जवाब? 30 दिन, जो ऊपर लिखा है कोई, तो 30 दिन के भीतर भी कोई जवाब नहीं देता है और ना ही इनकार करता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने आपको एनओसी दे दी है। पांचवा देखिए इसका क्या कहता है। पांचवा कहता है आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र देने या देने से इनकार करने के पूर्व रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी पुलिस से इस बात की लिखित रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि मोटर यान की चोरी के संबंध में किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है या कोई मामला लंबित नहीं है, और यह सत्यापित करेगा कि क्या उस मोटर यान की बाबत राज्य को दे सभी रकमों का जिसके अंतर्गत सड़क कर भी है संदाय कर दिया गया है, और ऐसी अन्य बातों का विचार करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। जो मैं बार बार बताई ना वही सारी बातें हैं। सबसे पहले जब आप एनओसी मांगे तो पुलिस से, थाने से रिपोर्ट मंगाएगा कि जिस वाहन के नाम कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है, कहीं चोरी का तो नहीं है ना। फिर राज्य का टैक्स देखेगा, सड़क का टैक्स देखेगा कि भी इस वाहन पे कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। ये सारी चीजें नॉर्मली जो देखी जाती हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद अगर उसको लगता है ऐसा कुछ नहीं है तो वो आपको एनओसी दे देता है। ठीक है। छठवा कहता है यान का स्वामी अपने यान की चोरी के बारे में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यथाशीघ्र लिखित सूचना भी देगा, जिसमें उस पुलिस थाने का नाम भी होगा जहां चोरी की रिपोर्ट की गई थी, और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण, स्वामित्व के अंतरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए किसी आवेदन का निपटारा करते समय ऐसी रिपोर्ट पर ध्यान देगा। ये कह रहा है कि भैया अगर किसी अवस्था में आपका वाहन वगैरह चोरी हो जाता है तो थाने में तो आप रजिस्टर्ड कराते ही कराते हो रिपोर्ट। इसके अलावा चोरी की जो है आप रजिस्ट्री करता प्राधिकारों को भी क्या देंगे, यथाशीघ्र एक रिपोर्ट दे देंगे कि हमारा फलाना फलाना जो वाहन है वो चोरी हो गया था। तो वो जो रिपोर्ट दी जाती है तो किसको दी जाती है? रजिस्ट्री करता प्राधिकारी को दी जाती है। तो जब एनओसी वगैरह देता है तो उस रिपोर्ट को भी वो जो है अपने काम में ले सकता है। कुल मिला के आपका वाहन चोरी होता है पुलिस में तो आप लिखाते ही हो, आपकी ये जिम्मेदारी कि आरटीओ को भी सूचना कर दीजिए। आपके यहाँ जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन कराता है गाड़ी का या रजिस्ट्री कर प्राधिकारी है जहाँ आपके वाहन रजिस्टर्ड होते हैं वहां भी एक सूचना करा दें। तो कह रहा है जब वो किसी अन्य को कोई अन्य वाहन कोई अन्य व्यक्ति मान लो एनओसी लेने आता है तो थाने से तो मान लो रिपोर्ट मंगाते ही मंगाता है, लेकिन जो आवेदन आपने उसको दिया था उस आवेदन पे भी वो विचार करता है। मतलब अगर उसके समक्ष होगी जानकारी की जो वाहन तो चोरी का है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस तरीके के एनओसी वगैरह जारी नहीं करेगा। तो उसी के लिए कहा गया है कि दूसरी प्रति जारी करने के लिए या कुछ चीजें जारी करने के लिए वो सारी चीजों को क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। जब आप दोबारा जाता है कोई व्यक्ति उस वाहन से संबंधित कोई जानकारी निकालता है या दूसरा उसका लाइसेंस निकालने की कोशिश करता है तो कम से कम उसको पता तो रहेगा। थाने से तो मंगाते ही मंगाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोबारा दूसरा लाइसेंस निकालने गया उसकी या उसकी फोटो को उसका कहते हैं डुप्लीकेट कहते हैं निकालने जाता है तो उसकी जानकारी उस व्यक्ति को रहेगी। अब देखिए 49 कहता है निवास स्थान या कारोबार के स्थान का परिवर्तन। ये कह रहा है परिवर्तन हो गया, पहले आप एक जगह रहते थे अब दूसरी जगह रहने लगे तो उसकी जानकारी, कुल इसमें तो जानकारी ही पर्याप्त रहती है। ये कह रहा है इसमें पहला कि अब एक शहर में रहते थे अब दूसरे शहर रहना पहुंच गए बाहर, अब उसके बारे में कह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी मोटर यान का स्वामी उस स्थान पर जिसका पता यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित है निवास करना छोड़ देता है या अपने कारोबार का स्थान बंद कर देता है तो वह अपने पते के ऐसे किसी परिवर्तन के 30 दिन के अंदर अपने पते की सूचना ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया था। यदि नया पता किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा तथा उसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को भी यथास्थिति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेज देगा जिसमें नया पता उसमें प्रविष्ट किया जा सके। ये कह रहा है कुल मिला के आपको 30 दिन के भीतर, अगर आपने परमानेंटली छोड़ने की बात कह रहा है, ऐसा नहीं कि अस्थायी रूप से चले जाते हो। अब अस्थायी रूप से चले जाते हो, आपका घर यहाँ है, आप नौकरी कहीं कर रहे हो, भले ही यहाँ रजिस्टर्ड गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां नहीं रख सकते, वहां रख सकते तो क्योंकि वो तो पता तो आपका स्थायी वही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। लेकिन हाँ किसी बस अवस्था में आपने स्थायी रूप से ही शहर छोड़ दिया, स्थायी रूप से ही कारोबार बंद कर दिया और किसी नए स्थान पे या कह लो अदर स्टेट में चले गए आप,
तो कह रहे जहां भी आप चले जाते हो, जिस स्टेट में भी आप जाते हो, वहां पे 30 दिन के भीतर वहां पे क्या करना पड़ेगा, कुल मिला के आपको उसके पते की दोनों अवस्थाओं में आपको जो भी पता बदल गया है उस 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, उसके पते की वगैरह की सूचना देनी पड़ेगी। 1A और क्या कहता है इसमें, उपधारा 1 के अधीन संसूचित संसूचना समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में जिसमें अंतर्विष्ट ऐसी रीति ने अधिप्रमाणन का सबूत भी है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए, भेजी जा सकती है। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी भेजी जा सकती है। अगर आपका पता चेंज हो जाता है तो आप कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट मतलब मेल फेल करके भी भेज सकते हैं। इनकी साइडें वगैरह होती हैं, उसमें अपने पते की जो सूचना वगैरह मेल करके भी इनको सूचित कर सकते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहते और हमारे जो पता है उसको चेंज कर दिया जाए, है ना। चेंज कराने के लिए आप नॉर्मली आवेदन दे सकते हैं। दूसरा कहता है यदि मोटर यान का स्वामी संबंध रजिस्ट्री करता प्राधिकारी को अपने नए पते की सूचना उपधारा 1 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहता है तो रजिस्ट्री करता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस पर उस कार्रवाई के बदले जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए 500 रुपए से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा 4 के अधीन विहित की जाए संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा। परंतु धारा 177 के अधीन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई तभी की जाएगी जब वह उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर आप पते की सूचना नहीं देते हैं इस समय के भीतर तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर आप जुर्माना नहीं देते तो धारा 177 के तहत क्या की जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई तभी की जाएगी जब आप जुर्माना वगैरह नहीं देंगे, जो भी स्वामी है। तीसरा कहता है जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा 2 के अधीन रकम का संदाय कर दिया है वहां उसके विरुद्ध धारा 177 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जुर्माना भर देते हैं तो फिर 177 की कार्रवाई नहीं होगी। आगे कहता है उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अपने नए पते की सूचना देने में हुए विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए, मतलब पेनल्टी की बात ये भी कह रहा है कि अगर आप जितनी अवधि जितना लेट करोगे उसके हिसाब से सरकार जो है आप पे पेनल्टी वगैरह लगा सकती है। अगला छठवा कहता है मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से भिन्न रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जो ऐसी प्रविष्टि करता है परिवर्तन पते की सूचना मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा। तो ये कह रहा है जो जहां भी आप अब दोबारा आपने आवेदन किया है कहीं दूसरी जगह पे आपका पता चेंज किया जाए, तो जो मूल रजिस्ट्री करता है या कह लीजिए जहां आपने रजिस्ट्री कृत कराई थी गाड़ी, और जो दूसरा वाला रजिस्ट्री करता प्राधिकारी है उस मूल रजिस्ट्री करता प्राधिकारी को क्या देगा, सूचना देगा इस बारे में कि भैया इनका रजिस्ट्रेशन इनका नाम पता अब यहाँ का हो गया है, तो इसकी सूचना वो जो मूल रजिस्ट्री करता प्राधिकारी था या कह लीजिए जहां पहली बार आपने गाड़ी रजिस्टर्ड कराई थी उसको पता या उस कार्यालय में भेज दिया जाएगा उसके पते की सूचना, चेंज जो पता हुआ उसके पते की सूचना। लास्ट कहता है उपधारा 1 की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित पते में परिवर्तन ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुआ है जिसकी अवधि 6 माह से अधिक होना आसित नहीं है, या जब मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित पते पर ना तो उपयोग किया जाता है और ना वह वहां से हटाया जाता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अस्थायी रूप से या 6 माह से अब कम की अवधि है उससे के भीतर ही है ना, या 6 माह के लिए आप कहीं गए वाहन ले गए तो ऐसे में कोई आपको उसके पते की परिवर्तन की जरूरत नहीं है ना। या फिर कुछ वाहन आपका वहां ले जाकर खड़ा है कोई काम का नहीं बस खड़ा है रख दिया आपने, तो ऐसे में उसको नए पते की जो देने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे कि भी नौकरी करने जाते हैं वहां तो सालों रहते हैं तो 6 महीने बहुत होते हैं ना, घर पे तो लौट के आते होगे ना साल में 2 बार 3 बार 1 बार 2 बार आओगी तो फिर तो वो वहीं से गिना जाएगा ना। तो 6 महीने में कम से कम वो रूटीन वाला वर्क है कि अगर इस तरीके का है आपका तो फिर दोबारा से नए पते देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ऐसा कर दें तो फिर तो सबको ही देना पड़ेंगे पतों की सूचना। तो स्थायी रूप का कुल मिला के सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब ये है कि पते की सूचना तभी देना आवश्यक होती है जब स्थायी रूप से आप किसी जहाँ पे आपका घर है कारोबार है स्थायी रूप से छोड़ देते हो, शहर ही छोड़ दिया आपने, गाँव गली छोड़ दी कि आप कभी दोबारा कभी लौट के हाँ नहीं अब कुछ नहीं बचा है, तो उस अवस्था में आपको जो है उसका पते की सूचना देनी आवश्यक होती है। तो कहीं ले जा रहे नौकरी करते हैं कहीं रहते हैं कारोबार करते हैं आते जाते बने रहते हैं घर, तो ऐसे में फिर पते की सूचना आवश्यक नहीं होती क्योंकि स्थायी पता आपका वही रहता है, परमानेंट एड्रेस तो वही रहता है, तो ऐसे में आपको पते की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इसमें लिखा है कि 6 माह वाली बात। अब देखिए 50 और देख लीजिए।
50 कहता है स्वामित्व का अंतरण, ट्रांसफर हो रहा है काय का, स्वामित्व का। मतलब एक एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम गाड़ी चढ़ रही है, अब आपके नाम थी, अब दूसरे को आपने बेच दी तो उसके नाम ट्रांसफर हो रही है, उसके बारे में है, स्वामित्व का अंतरण हो रहा है। ये कह रहा है जब इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान का स्वामित्व अंतरित किया जाता है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, स्वामित्व अंतरण की बात तो तभी आएगी जब पहले से वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड हो, तो उसी के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है अंतरक क्या करेगा, पहला पहला कहता है उस राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में अंतरण के 14 दिन के भीतर अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में और ऐसी दस्तावेजों सहित और ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा भेद की जाए उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण किए जाने वाला है, और उसी समय उक्त रिपोर्ट की एक प्रति अंतरिथी को भेजेगा। तो ये कह रहा है कि भैया 14 दिन का समय है जब आप अंतरण करते हैं, 14 दिन है, 14 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप गाड़ी का अंतरण करते हैं तो जो भी रजिस्ट्री करता प्राधिकारी है उसको आपको सूचना देनी पड़ेगी 14 दिन के, या करने वाले हैं या कर दिया है तो 14 दिन के भीतर आपको जो भी रजिस्ट्री करता प्राधिकारी है उसको सूचना भेजनी पड़ेगी, प्लस जो अंतरित है उसको सूचना भेजनी पड़ेगी, पाएगी कि भाई वाहन अंतरित होने वाला है या हो चुका है आपके नाम, तो उसके अंतरण की सूचना भेजी जाएगी। किसको भेजी जाएगी, जो कुल मिला के आपका रजिस्ट्री करता प्राधिकारी है जहाँ पे आपका वाहन रजिस्ट्रीकृत था वहां, कि भैया हमने ये गाड़ी इनको बेच दी, इनके नाम अंतरण। तो पहले एक क्या कहते हैं, जब आप जहाँ देखे होगा गाड़ी बेचते हैं तो पहले आपका वो सेल लेटर बन जाता है ना, वही लेटर होता है, तो उसकी वो कुल मिला के उसके लगा के आवेदन लगा के भेज देते हैं इस तरीके से। दूसरा कहता है राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में अंतरण के 45 दिन के भीतर उपखंड 1 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, ये कह रहा है ये तो राज्य के अंदर ही हो गया, आप भेजते हैं तो 14 दिन, और राज्य के भीतर की बात है तो 45 दिन का समय है इसमें, कि अब राज्य के बाहर या राज्य के मतलब एक स्टेट और दूसरी स्टेट वाला बात हो गई, जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खरीदते तो वहां पे अवधि का समय है, मतलब सूचना देने का समय 45 दिन। नॉर्मल वे में आप अपनी स्टेट में एक खरीदते हैं तो उसके लिए 14 दिन का समय, ठीक है, ये दो अवधि याद रखना है। ये कह रहा है धारा 48 के अधीन प्राप्त आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र, तो जो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके कि अब राज्य के बाहर की बात है तो सब एनओसी वगैरह होना ही चाहिए, तो एनओसी की कह रहा है कि भाई 45 दिन की सूचना भी होगी और साथ में एनओसी वगैरह जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो भी देना पड़ेंगे। दूसरा, ऐसे मामले में जहां ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं किया गया जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, धारा 48 की धारा 2 के अधीन कोई प्राप्त रसीद वगैरह है तो वो देना पड़ेगी, या यदि धारा 48 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन आवेदन रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा है तो अंतरक द्वारा प्राप्त डाक रसीद, तो कुल मिला के रसीद की बात कह रहा है, पहले तो एनओसी होगी, अगर एनओसी वगैरह नहीं है तो जो भी आपको भेजा गया था रजिस्टर्ड डाक द्वारा तो वो उसकी रसीद भेजना पड़ेगी आपको, है ना। तो ये सारी जो पहले पढ़ चुका वही चीजें हैं कि इसके साथ ये तब जब अदर स्टेट की बात आती है तो इस सूचना के साथ साथ ये सारी चीजें भी भेजनी पड़ेगी, है ना। एनओसी वगैरह होगी तभी आपका ये सब होगा, है ना, विक्रय अंतरण तभी होगा, स्वामित्व अंतरण ही तब होगा जब एनओसी वगैरह हो जाएंगे, है ना, बगैर इनके होगा ही नहीं। तो उसके बारे में है, तो वो जो भी सूचना आवश्यक दस्तावेज है उस 45 दिन के भीतर उस सूचना के साथ आवेदन के साथ आपको भेजना पड़ेगा। अगला कहता है अंतरित उस अंतरण की रिपोर्ट अंतरण के 30 दिन के अंदर उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर यथास्थिति उसका निवास स्थान है या कारोबार का स्थान है जहां यान सामान्यतः रखा जाता है, और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भेद फीस तथा उसके द्वारा अंतरक से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति के साथ उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा जिसके स्वामित्व के अंतरण की विशिष्टियां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि की जा सके। अब ये क्या कहता है, ये कहता है अब आपने भेजने की सूचना कुल मिला के जो विक्रय की बात आ गई कि साहब विक्रय हो गया वाहन का, वो 45 दिन के भीतर सूचना दे दी, अब जिसके नाम हुआ है वो कह रहा है वो 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, तो वो 30 दिन के भीतर जो जहाँ वो रहता है वहां के रजिस्ट्री करता प्राधिकारी के समक्ष क्या करेगा, आवेदन करेगा उस वाहन को अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए। तो वो रजिस्टर कराने के लिए 30 दिन के भीतर आवेदन
कर सकता है। पहला कहता है उस व्यक्ति के नाम में मोटरयान रजिस्ट्रीकृत मृत्यु हो जाती है या मोटरयान सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय या अर्जित किया गया है। ये वो वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसके नाम से या नीलामी में आपने ऑक्शन में खरीदा है कोई वाहन, तो कह रहा है वहां यान के कब्जे को उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाला व्यक्ति या यथास्थिति हुआ व्यक्ति जिसने मोटरयान क्रय या अर्जित किया है अपने नाम में यान के स्वामित्व का अंतरण कराने के प्रयोजन के लिए उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता में यथास्थिति उसका निवास स्थान या कारोबार का स्थान है जहां ये यान सामान्यतः रखा जाता है, ऐसी रीति में ऐसे विहित फीस के साथ और ऐसी अवधि की विधि केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए आवेदन करेगा। तो सिंपल सी बात, ये ऑप्शन वाली बात कह रहा हो या आपने क्या है उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, मतलब आपके घर में किसी का था, पिताजी का था वाहन, अब आपको मिल रहा है वो वाहन, तो उस तरीके से आपने प्राप्त किया है या फिर आपने ऑक्शन में खरीदा है। तो ये कह रहा है जो भी विहित अवधि तय की जाए ऐसे में आप रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते। तो यहाँ अवधि नहीं लिखी कि कितनी, जो भी अवधि केंद्र सरकार ने तय की हो उस अवधि के भीतर आपको आवेदन वगैरह है करना पड़ेगा। और कौन सा है? हाँ तीसरा है। तीसरा कहता है यदि अंतरक या अंतरित रजिस्ट्री करता प्राधिकारी को अंतरण के तथ्यों की रिपोर्ट यथास्थिति उपधारा 1 के खंड का खा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है या यदि वह व्यक्ति जिसने या जिससे उपधारा 2 के अधीन आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है जिसे इस धारा में इसके पश्चात अन्य व्यक्ति कहा गया है वित्त अवधि के भीतर ऐसा आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथास्थिति अंतरक या अंतरिति या अन्य व्यक्ति से ऐसी कार्रवाई के बदले में जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए 100 रुपए से अधिक की रकम का जो उपधारा 5 के अधीन विहित की जाए संदाय करने की अपेक्षा है। कुल मिला के ये कह रहा है कि 100 रुपए यहाँ भी जुर्माना है, अगर आप विहित अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर पाते हैं या जानकारी नहीं देते हैं तो 100 रुपए जुर्माना है। और वो इसमें भी वही कह रहा है कि अगर जुर्माना दे देते हैं तो धारा 177 के तहत जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। सारा 177 के तहत कार्रवाई तभी की जाएगी जब आप जुर्माने का संदाय वगैरह नहीं करते। चौथा देखिए, चौथा कहता है जहां कि व्यक्ति ने उपधारा 3 के अधीन रकम का संदाय कर दिया वही बात, तो उसके खिलाफ 177 की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पांचवा कहता है उपधारा 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार मोटरयान के स्वामित्व के अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट देने में अंतरक या अंतरित या उपधारा 2 के अधीन अन्य व्यक्ति की ओर से किए गए विलंब की अवधि को ध्यान में विभिन्न मात्राएं जो पहले अपन पढ़ा, तो ये कह रहा है राज्य सरकार जो है विलंब के लिए भिन्न भिन्न मात्राएं मतलब पेनल्टी, एक तरीके से राज्य सरकार क्या तय कर सकती है, पेनल्टी तय करेगी जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। अलग अलग जितनी अवधि के लिए अलग अलग आपने कितनी अवधि कितना लेट किया उसके हिसाब से राज्य सरकार जो है पेनल्टी आदि तय कर सकती है। छठवां कहता है उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट की या उपधारा 2 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी स्वामित्व के अंतरण को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रविष्टि करा सकेगा। ये क्या कह रहा है, उपधारा 2 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी स्वामित्व के अंतरण को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ट कर सकेगा। अब वही है, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी क्या है स्वामित्व का अंतरण, उसमें रजिस्ट्री में जो है आपकी जो डॉक्यूमेंट रहता है जो लाइसेंस वगैरह रहता है उसमें वो प्रविष्टि कर देता है, नाम चढ़ जाता है आपका। जो दूसरा व्यक्ति था उसका जगह आपका नाम चढ़ जाता है, उसका भी चढ़ा रहता है, उसमें आप ऐसे चढ़ जाता है फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर, तो उस तरीके से आपका नाम वो क्या कर सकता है प्रविष्ट करा सकता है। सातवां कहता है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जो ऐसी कोई प्रविष्टि करता है स्वामित्व के अंतरण की संसूचना अंतरक को, और यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ये सूचना के बारे में जैसे पहले बताया जो भी रजिस्ट्रीकरण होता है वाहन का, तो जहां भी अपेक्षा होती है उसकी सूचना रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है कोई मूल तो उसको दी जाएगी, कोई अन्य व्यक्ति है तो उसको दी जाएगी। तो कुल मिलाकर उनको सूचना दी जाएगी कि जो वाहन जो है अब इनके नाम से चढ़ चुका है। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे क्या वो। इसमें बातें एक ही आ रही हैं है ना, इस एक्ट में थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगने लगता है।